आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसआई उप निरीक्षक दरोगा के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा से जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का प्रश्न पत्र। तो आप लोग देखिए कि इस वीडियो में हम आज पहला शुरू करने जा रहे हैं बिहार अवर निरीक्षक उत्पाद प्रारंभिक परीक्षा जो 2/12/2001 को हुई थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे जब हम अपना वीडियो बनाएंगे तो आपके पास अपडेट मिलता रहे, जिसमें हम ये सारी कवर करेंगे। बिहार दरोगा से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सब का हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे और उसमें सारा वीडियो जाते रहेगा। तो आइए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार अवर निरीक्षक उत्पाद प्रारंभिक परीक्षा आज हम लोग देखेंगे और व्याख्या सहित। तो आप लोग भी इसका जवाब देते रहिएगा कि आप लोग का कितना प्रश्न याद है, कितना प्रश्न आप लोग सही किए हैं, और इसका एनालिसिस देखते चलिएगा। और जो नहीं याद है आप लोग लिखते रहिएगा। तो प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं कि इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा कि इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। व्याख्या पढ़िए कि दादा भाई नौरोजी राजनेता, उद्योगपति और शिक्षाविद थे। इन्हें भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। उन्होंने 1851 गुजराती भाषा में राष्ट्र गफ्तार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आप लोग इनकी पुस्तक को ध्यान रखिएगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनका है। 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ये भी ध्यान रखिएगा कि 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बने। तो इनसे संबंधित ये जो 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोग नोट्स करते चलिएगा और याद करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि इनमें से किसे आनंद मठ लिखा है। तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं शताब्दी के विद्वान कवि और उपन्यासकार थे। 1870 के दशक में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वंदे मातरम आप लोग सब जानते हैं कि किनकी रचना है, जिसे 1882 में आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक का उल्लेख किया गया। ये भी याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह विस्थापित किसानों और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में विस्थापित सैनिकों का विद्रोह था। ये भी याद रखिएगा कि सन्यासी विद्रोह किससे रिलेटेड था। तो ये किसानों और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में विस्थापित सैनिकों का विद्रोह था, जिसे वारेन हेस्टिंग ने कुचल दिया। इनकी प्रमुख रचना और भी है, जैसे देख लेते हैं कपाल, क्रुंडाल, मृणाली, आनंद मठ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी गरम दल नरम दल से कब अलग हुए। बताइए आप लोग कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल और नरम दल कब अलग हुए थे। तो इसका सही उत्तर होगा 1907। आगे देखते हैं कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया। आप लोग अधिवेशन याद रखिएगा कि 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हुआ था। और उस समय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे ये भी आप लोग याद रखिएगा। उदारवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उग्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अतः उदारवादी नेता रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया और कांग्रेस का विभाजन हुआ। यानी उस टाइम का आपका अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की। बताइए आप लोग कि 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्याम कृष्ण वर्मा। श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी 1905 तथा इंडिया हाउस की स्थापना की। ये दोनों याद रखिएगा कि होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रसार करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, ये 2/12/2001 की परीक्षा हुआ था, उसका ये प्रश्न पत्र है और आप लोग इसका वीडियो देखते रहिएगा। अगला देखते हैं कि अगस्त 1942 में भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था। आंसर दीजिए आप लोग कि अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। आइए इनसे संबंधित देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। जिसके लिए 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान, ये मैदान का नाम याद रखिएगा, में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था और अखिल भारतीय आंदोलन जिसमें करो या मारो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि इनमें से कौन सा नेता नरमपंथी था। आपको बताना है कि कौन सा नेता नरमपंथी था। तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था। ये संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। इसमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये प्रमुख आपका नरमपंथी हो जाएगा। और गरमपंथी पूछे तो लाल बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। इसलिए आपका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 7 नंबर होम रूल लीग की स्थापना किसने की। इसका आप लोग आंसर बताइए कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने वर्ष 1916, साल भी याद रखिएगा, वर्ष 1916 होम रूल लीग की स्थापना पृथक रूप से की थी। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में अप्रैल 1916, जिसकी अध्यक्षता जोसेफ पिपस्ता ने की थी। जबकि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में अड्यार मद्रास में की थी। यह इम्पोर्टेंट है कि एनी बेसेंट ने कहाँ पर की थी, तो अड्यार मद्रास में की थी। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर होगा 1884। इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी, जिसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम और हेनरी कॉटन द्वारा 1884 में की गई थी। आप लोग याद रखिएगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसका गठन हुआ, उससे 1 साल पहले 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में कर दी थी।
याद रखिएगा डेट कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आप लोग ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है जिनको याद करते चलिएगा और जो याद नहीं है नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि आने वाले संभावित दरोगा या बिहार पुलिस या बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका प्रीवियस ईयर के आधार पर ही आगे के एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? बताइए आप लोग कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? इसका सही उत्तर होगा 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार की गठन किया, जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही। अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा को कार्य वायसराय की कार्यकारी परिषद करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? बताइए आप लोग कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो इसका राइट आंसर होगा कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण। व्याख्या इसका देखिए कि साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेसियों ने इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा। प्रश्न पूछता है कि व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा जाता है? तो साइमन कमीशन को। और देश भर में इसका विरोध हुआ। 8 नवंबर 1927 को इस आयोग की स्थापना हुई। ये भी डेट याद रखिएगा कि साइमन कमीशन की स्थापना 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य है कि यहाँ के लोग और संवैधानिक अधिकार दिए जाए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। और इसका गठन कब हुआ? 2 नवंबर 1927 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है 12 नंबर, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा? बताइए आप लोग कि महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा। देखिए इसकी व्याख्या क्या कर रहा है कि 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से मुसलमान, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों, पारसी, दलितों तथा महिलाओं के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई। यह प्रणाली दलितों पर विशेष रूप से लागू थी। इसके विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन, जेल का नाम पूछता है यरवदा जेल, पूना में प्रारंभ किया था, जिसके बाद आपका पूना पैक्ट हुआ। आप लोग देखें कि महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा? तो इसलिए कि ब्रिटिश द्वारा दलितों के पृथक चुनाव की घोषणा की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की गदर पार्टी का स्थापना किसने की है? बताइए आप लोग इसका सही उत्तर कि गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर ऐसे तो लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ व्याख्या सुनिए कि लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संगठित करने के लिए हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम पूछता है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि सरदार सोहन सिंह भखना गदर पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष भी थे। इसका उपाध्यक्ष केसर सिंह थे
और महामंत्री लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार 1913 में उर्दू में निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर के 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। बताइए कि 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बम्बई अधिवेशन। 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मंजूरी दी गई थी। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है 15 नंबर कि भारत का राष्ट्रपति होता है। बताइए आप लोग इसका आंसर कि भारत का राष्ट्रपति भारत का वास्तविक शासक होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, राज्य और सरकार का अध्यक्ष होता है, या बहुमत दल का नेता होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है। याद रखिएगा ये कार्यपालक अध्यक्ष है, न कि वास्तविक अध्यक्ष। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष भी होता है। अनुच्छेद 55 देखिए क्या कर रहा है, राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है पकानी कोका दुयोदशम। आप लोग इसके याद रखिएगा, पकानी कोका दुयोदशम। ये 52 से शुरू होता है और 61 तक जाता है। अब सीरियल नंबर से पद, कार्यकाल, निर्वाचन ऐसे करके आप लोग इसका ट्रिक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता नहीं, इसमें पूछ रहा है। आप लोग क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ते रहिएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ऑप्शन देखिए कि वह भारत का नागरिक हो, सही है। वह 35 वर्ष से अधिक की आयु की हो, ये भी सही है। उसमें लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, ये भी सही है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो संसद या किसी भी सदन का सदस्य ही हो। बिना संसद के सदस्य बने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। देखिए कि अनुच्छेद 58 कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। उसकी योग्यता देखिए कि उसके पद में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष होना चाहिए। ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष से पूरी होनी चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष आपका होना चाहिए। मुखिया उखिया के लिए आपका 21 वर्ष होना चाहिए। आपका वोट देने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा कि उम्र सीमा कब तक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। चुनाव के समय वो लाभ का पद धारण न करता हो। लाभ का पद यानी सरकारी नौकरी न होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संघ राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य लाभ का पद नहीं है, यानी सिर्फ सरकारी नौकरी वाले का ही लाभ को पद माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। समय पूछा है कि आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए कितने महीना के अंदर प्रस्तुत होनी चाहिए। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर। इसका राइट आंसर ये होगा 1 महीने के अंदर। जब आपातकाल की घोषणा हो तो संसद का अनुमोदन कितने महीने के अंदर देना पड़ता है,
1 महीना के अंदर भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। याद रखिएगा कि आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जो संविधान के भाग 18 में है। और अनुच्छेद पूछे तो 352 से 360। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात, और 354 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपात, जो भारत में अब तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। एक देखिए यहाँ राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। और आपका राष्ट्रीय आपात जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। मंत्रिपरिषद है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मंत्रिपरिषद है। आप लोग इसका सही आंसर बताइए कि क्या होगा। कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से छोटा, कैबिनेट से बड़ा निकाय। इसका राइट आंसर कैबिनेट से बड़ा निकाय। संविधान के अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यानी मंत्रिपरिषद की चर्चा अनुच्छेद के 74 में है, जिसकी प्रधानमंत्री होगा। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनता है। कैबिनेट मंत्री जिसमें सिर्फ मंत्री लोग होते हैं, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद पूछे तो कैबिनेट मंत्री भी और राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनता है, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्या कर रहा है, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। बताइए आप लोग इसका सही आंसर कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। इसका राइट आंसर होगा राज्य की संचित निधि से। इसका राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं, लेकिन इनका वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। देखिए व्याख्या क्या कर रहा है कि राज्यपाल वेतन भत्ते तथा ऐसे विशेषाधिकार का उपयोग करने का अधिकारी है जो राज्यपाल परिलब्ध भत्ते एवं विशेषाधिकार अधिनियम 1982 में विनिर्दिष्ट है। इसका उतना कोई मतलब नहीं है। और ये देख लीजिए राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल का वर्तमान वेतन 3.5 लाख है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 20 नंबर, भारत का प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है कि सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष ही होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता। देखिए ये दोनों में प्रश्न सिर्फ ही का अंतर है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष ही होता है। इसलिए राइट आंसर सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। क्या कह रहा है व्याख्या कि संसद में बहुमत दल को ही सत्ता दल कहते हैं। जैसे अभी बीजेपी है बहुमत दल का और उनका नेता नरेंद्र मोदी हैं, जिसके संसद सदस्य किसी एक सदस्य का या सांसद अथवा सत्ता दल का कोई सदस्य प्रधानमंत्री पद के लिए अपने सत्ता दल का नेता स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं कि एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बताइए आप लोग कि एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है हाँ। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, संविधान संशोधन आप लोग याद रखिएगा कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद 153 में एक परंतु जोड़ा गया, एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। बताइए आप लोग कि सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे राज्य को। देखिए इसकी व्याख्या क्या कर रहा है कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के हटाने के बारे में प्रक्रिया एवं प्रावधान अनुच्छेद 317 में दिया गया है, जिसके तहत संघ तथा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, राज्यपाल नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। बताइए आप लोग कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालय, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का सर्वोच्च न्यायालय के साथ उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू के द्वारा की जाती है। और न्यायिक प्रशिक्षण किस देश से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन प्रशिक्षण व्यवस्था यानी यूएसए संविधान से लिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है। बताइए समान प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, जनसंख्या एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रतिनिधित्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आधार होगा जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों को सीट आवंटन किया गया है। विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों में सीट आवंटन संबंधी नियम संविधान के 4वीं अनुसूची में है। अनुसूची आप लोग याद रखिएगा किस अनुसूची में, तो 4वीं अनुसूची में, जिसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन का चर्चा है। और सर्वाधिक राज्यसभा का सीट उत्तर प्रदेश में है, कितना है 31 है। और लोकसभा के भी सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर कि भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो भारत का संविधान भारत को वर्णित राज्यों के संघ के रूप में करता है। देखिए भारत का संविधान भाग 1 का अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में ही चर्चा है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि भारत राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 26 नंबर। भारत में मंत्रिपरिषद को अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य किस सदन से लिया जाता है, लोकसभा की, राज्यसभा की, नौकरशाही, अंतर्राज्यीय परिषद समिति। आप लोग भी इसका सही आंसर जाते हैं कि लोकसभा। तो मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। ये याद रखिएगा कि मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 74 के क्लाउज 1 में है। राष्ट्रपति उसके कृत्यों के संचालन और शक्ति का प्रयोग में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायी का अर्थ है। क्वेश्चन कर रहा है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायी का अर्थ है। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। व्याख्या देखिए इसका क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं।
देखिए कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति, न कि राज्यसभा के। सामूहिक उत्तरदायी सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है और सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि 28 नंबर के संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है। आप लोग इसका जवाब दीजिए कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए क्या कहता है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 कब किया गया था, 1978 में। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, जो सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री माने जाते हैं, और सबसे यंग प्रधानमंत्री राजीव गांधी माने जाते हैं, के द्वारा निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों को सूची से निकाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब संविधान के किस अनुच्छेद में डाला गया है, तो यह अनुच्छेद 300 के क के रूप में है, जो ये क्या है, विधिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है। 29 नंबर देखिए कि 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर की फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी। उस घटना का नाम बताइए। तो ये उस टाइम का करंट ही समझ लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धनबाद। 26 सितंबर 1995 को गजली टांड कोरियारी खदान धनबाद में विनाशकारी घटना घटी, इसमें 439 लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं 30 नंबर। 11 सितंबर 2001 को यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती विमान हमले में ध्वस्त कर दिया गया। तो ये भी आपका करंट था, इसलिए इसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी इसका आंसर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर कि इनमें से किस देश ने विश्व कप फुटबॉल 2002 के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। ये भी करंट था, इसका कोई मतलब नहीं है अब के डेट में, ये भी आपका करंट हो गया। फिर भी ये स्टैटिक जीके समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 2001 में संगीत के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला, तो इसका सही आंसर होगा आशा भोसले को मिल चुका। और ये याद रखिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार योगदान को याद करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी और सबसे पहले 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित कौन थी, देविका रानी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कि 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, झारखंड होगा। पर अब के डेट में इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारतीय राज्य बिहार से अलग हुआ था। आप लोग याद रखिएगा इसका डेट कि कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 को। और 29वां राज्य के रूप में जून 2014 में तेलंगाना देश का राज्य हिस्सा बना। अभी के डेट में वर्तमान में आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले जो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन दीव थी, उसको संयुक्त रूप से 2020 में एक ही बना दिया गया है। और जम्मू एंड कश्मीर को 2019 में अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, पहले ये राज्य थे। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है, तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए।
इसका सही उत्तर रसायन शास्त्र में अब तक किसी ने नहीं जीता है। नोबेल पुरस्कार के बारे में आइए जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई थी। ये 6 क्षेत्र शांति, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र एवं रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, ये 7 क्षेत्र में दिया जाता है: शांति, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा, विज्ञान, अर्थशास्त्र और रसायन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति का नाम, ये उस टाइम का करंट था, इसका कोई मतलब नहीं है। इनमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया, ये भी आपका करंट है, ये भी कोई मतलब नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य प्रसिद्ध है। बिछुआ बताइए कहाँ का है, तो ये असम का हो गया, और बिहू भी आपका असम का हो गया। कोई और ना देख लीजिए कि बिहू हो गया नागा नृत्य कली गोपाल, आप लोग याद रखिएगा। किस उपन्यास को 2000 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित, तो उस टाइम का करंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये स्टैटिक हो गया आपका, याद रखिएगा अफ्रीकी नेता को भारत रत्न, तो इसका राइट आंसर होगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कहाँ के थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे एवं एकमात्र अफ्रीकी नेता जिन्हें भारत रत्न 1990 में प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है। इसका सही आंसर होगा तस्लीम नसरीन। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग दिवस याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। इसका राइट आंसर होगा 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन, और आप लोग याद रखें 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हो जाएगी, उस टाइम का ये क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में 1 अप्रैल 2002 से प्रारंभ हुई और 2002 से 2007 की अवधि तक चला। अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ और लास्ट इसका 2017 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है। इसका सही उत्तर होगा ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के महू जिले के जन्ना पाव पहाड़ी के सिंगार चौरी चोटी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है कि भूमि से चारों ओर बंद लैंडलॉक कौन सा राज्य है। बताइए कि लैंडलॉक कौन सा स्टेट है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिहार, क्योंकि गुजरात समुद्री तट से संबंधित है, आंध्र प्रदेश भी, पश्चिम बंगाल भी, लेकिन बिहार भूमि से चारों ओर से बंद राज्य है, जिसकी उत्तर में नेपाल से सीमा सटती है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना की साझेदारी है। बताइए आप लोग कि किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना की साझेदारी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा पश्चिम बंगाल। 7 जुलाई 1948 स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल और वर्तमान के ये अब झारखंड हो गया। यह भारत की ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कोयला, जल और गैस तीनों स्रोत का
विद्युत उत्पादन की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। बताइए कि कौन सा राज्य क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर अपना बिहार होगा। डाक पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 ईस्वी से लागू हुआ। भारत में 9 डाक पिन कोड क्षेत्र है, जिसमें पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नारकोंडम और बैरम ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। यह सक्रिय ज्वालामुखी है और दूसरा नारकोंडम जो उत्तरी अंडमान के रूप में है, यह सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए इस तरह का वीडियो लाते रहे। और आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या डाउट है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।